नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बैड गर्ल। शाम का समय था। मुंबई महानगर में एक इलाका है नालासोपारा। नालासोपारा में ही यशवंत नगर सबसे पोश एरिया था। शाम होने के कारण अभी सड़क पर ज़्यादा भीड़ थी। ऑफिस वाले छुट्टी के बाद जल्दी जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में अपनी गाड़ी को तेजी से सड़क पर भगा रहे थे। शशांक भी अपनी कार को तेजी से चलाता हुआ अपनी सोसाइटी के मेन गेट के अंदर प्रवेश करता है। वह अपनी कार एक किनारे खड़ा करके अपने फ्लैट की ओर चल देता है। उस समय सोसाइटी के लॉन के बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। शशांक यशवंत नगर के मॉडर्न सोसाइटी में रहता था। इस सोसाइटी में 2 बेडरूम का उसका अपना फ्लैट था, जिसे उसके पिताजी मनोहर राणा ने 5 साल पहले उसे रहने के लिए खरीदे थे। शशांक का पैतृक घर पुणे के पास एक गांव में था। उसके पिता पुणे में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। रिटायर्ड होने के बाद शशांक के पिता ने उसके लिए नालासोपारा में एक फ्लैट दे दिया था। यहाँ फ्लैट लेने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि उस समय शशांक को मुंबई में ही एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की नौकरी लग गई थी। वह अभी भी उसी बैंक में नौकरी करता था। किराए के घर में उसे परेशानी नहीं हो, इसलिए उसके पिता ने अपने रिटायरमेंट के पैसे, अपनी जिंदगी की कुल जमा पूंजी एवं गांव में कुछ जमीन जो पुरखों का था उसे बेचकर ही यह फ्लैट खरीदा था। मुंबई आते ही शशांक अपनी ही पसंद की लड़की रागिनी से शादी कर लेता है। उस समय वह किराए के फ्लैट में ही रहता था। अब शशांक के शादी के 7 साल हो गए थे। उसका 6 साल का एक बेटा भी था, यश अभी पास के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में क्लास 1 में पढ़ता था। फ्लैट खरीदने के कुछ ही महीनों के बाद शशांक अपने माता पिता को भी साथ रहने के लिए गांव से बुला लाया। अभी 1 साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। अब शशांक के साथ उसकी पत्नी रागिनी, 6 साल का बेटा यश और विधवा माँ ललिता रहती थी। शशांक अपनी कार से उतरकर धीरे धीरे अपने फ्लैट की ओर चल देता है। शशांक का फ्लैट दूसरे फ्लोर पर था, इसलिए वह ज्यादा सीढ़ी से आता जाता था। आज भी वह सीढ़ी से चढ़कर जैसे ही अपने फ्लैट का कॉल बेल बजाता है, उसकी पत्नी रागिनी झट दरवाजा खोलती है। शशांक चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देखता है, मगर रागिनी अपने पति को सामने देखते ही उस पर बरस पड़ती है। शायद वह पहले से ही बोलने के लिए तैयार बैठी थी, इसलिए आज दरवाजा वह तुरंत खोली थी। देखो, अब मुझसे तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होगी। वह हमेशा तो बीमार ही रहती है। उसकी देखभाल करते करते मैं थक गई हूँ। तुमको 1 महीना से बोल रही हो कि तुम उसे किसी वृद्धाश्रम में लेकर छोड़ आओ, मगर तुम सुनोगे कहाँ मेरी? सल्ला को देखो, उसने एक बार अपने पति को बोला और उसका पति अगले ही दिन अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। ममता, शैलजा और बहुत सारे सोसाइटी के लोग ऐसा बहुत पहले ही कर चुके हैं। तुम कोई पहले इंसान नहीं हो। वैसे भी वृद्धाश्रम मात्र 8,000 महीना लेता है। उससे ज्यादा तो उसके ऊपर यहाँ खर्च हो जाते हैं। ऊपर से एक कमरे में भी रहती है। उसके नहीं रहने से उस कमरे से 10,000 किराया भी आएगा। ऊपर से मेरी परेशानी भी कम हो जाएगी। सरकारी वृद्धाश्रम में तो विधवा औरतों को फ्री में ही रखा जाता है। आज तुम फैसला कर ही लो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। शशांक कभी दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि रागिनी ने उसे अपने मन की भड़ास सुनाने लगी। वह आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रही थी। इधर रागिनी अपने पति पर गरज रही थी और उधर ठीक तभी शशांक की विधवा माँ ललिता अपने पोते यश के साथ बाहर से घर आ जाती है। वह यश को नीचे लॉन में खेलने के लिए ले गई थी। ललिता अपनी बहू के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर यश के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगती है। ललिता पहली बार अपने कानों से बहू के ऐसे बोल सुन रही थी। भले ही उसका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, मगर उसके प्रति इतने बुरे ख्याल होंगे वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। यश था तो अभी बच्चा, मगर अपनी माँ की बातों को सुनकर एवं दादी के चेहरे के बदले भाव को देखकर इतना तो समझ जाता है कि उसकी माँ कुछ ठीक नहीं बोल रही है।
फ्लैट का मेन गेट अभी तक खुला ही था। इधर रागिणी अपनी ही धुन में अभी भी अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। बीच बीच में शशांक कुछ बोलना भी चाहता था तो उसे रागिनी डांट कर चुप करा देती थी। बेचारा शशांक चुप होकर नहीं चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बातें सुनने को विवश हो जाता है। आजकल की मॉडर्न बहुएं आखिर यह क्यों नहीं समझने को तैयार थी, वह भी तो कभी बूढ़ी होगी, वह भी कभी सास बनेगी। आज रागिणी को जैसे उसकी बूढ़ी सास बोझ लग रही थी, वह भी तो एक दिन अपनी बहू के लिए बोझ बनेगी। काश एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ पाती। आज एक औरत ही खुद की सबसे बड़ी दुश्मन बनते जा रही थी। जब बहुत देर तक रागिणी का ज्ञान वाणी बंद नहीं होता है तो यश से नहीं रहा जाता है। वह बाहर बरामदे में ही जोर जोर से गाते हुए नाचने लगता है। यश की आवाज़ सुनकर रागिणी तुरंत चुप हो जाती है। वह बहुत ही चालाक औरत थी। यश की आवाज़ सुनते ही समझ गई कि उसकी सास आ गई होगी। अपनी माँ को चुप होते ही यश गाना एवं नाचना बंद कर देता है। वह कुछ देर बाद ही अपनी दादी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। यश घर पर ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ ही रहता था, नहीं तो उसकी माँ के पास अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाने, उनके साथ टी पार्टी करने एवं शॉपिंग से फुर्सत ही कहाँ थी। इन सब से समय बचता भी तो मोबाइल में लग जाती। यश रात में भी अपनी दादी के साथ ही सोता था। पहले दादा जिंदा थे तो उनके साथ ही रहता था और उन्हीं के साथ सोता भी था, मगर उनके मर जाने के बाद अब पिछले 1 साल से उसके लिए दादी ही दादा बन गई थी। रोज की भांति उस रात भी सभी खाना खाकर सो जाते हैं। शाम के बाद किसी ने फिर उस टॉपिक पर बात ही नहीं किया था। सुबह यश को स्कूल बस में चढ़ाकर जो कि सोसाइटी के गेट पर आती थी। जैसे ही शशांक घर पर वापस आता है कि अपनी माँ को हाथ में एक थैला लिए कहीं जाने को तैयार देखकर चौंक जाता है। माँ, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? शशांक माँ को देखते ही पूछ बैठता है। तब तक रागिणी भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ जाती है। बेटा, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। हम या तुम्हारे पापा शुरू से ही अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते आ रहे हैं ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं हो। एक एक पैसा जमा करके पढ़ा लिखा कर तुम्हें नौकरी के लायक बनाया है। खुद जिंदगी भर किराए के घर में या गांव के पुराने घर में ही रहे, मगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो इसलिए नया फ्लैट खरीद कर दिया है। इतना करने के बावजूद भी अगर आज हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो इसमें शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपने पति के अरमानों पर खरी नहीं उतरी, तभी तो तुम्हें आज खुश नहीं रख सकी। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, इसलिए मैं खुद ही इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। शायद ऐसा करके मैं अपने मरे हुए पति की आत्मा को खुशी प्रदान कर सकूंगी। कहते हुए ललिता बिना एक पल गवाए हॉल से बाहर निकल जाती है। शशांक लाख मना करने की कोशिश करता है मगर वह नहीं रुकती है। अपनी सास को यूं जाते हुए देखकर रागिणी मन ही मन में खुशी से नाचने लगती है। अपनी माँ के जाने के बाद शशांक हॉल में ही सोफे पर उदास बैठ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अपनी सास की जाते ही रागिणी झट अपने मोबाइल से किराए पर रूम लगाने वाले एक ब्रोकर दयाल को फोन करके बताती है कि उसे एक कमरा किराए पर देना है। वह बहुत खुश थी। वह शशांक के पास आकर बैठ जाती है। मैंने ब्रोकर को बोल दिया है, वह अपने माजी वाला कमरा किराए पर लगा देगा। 10,000 मैंने रेंट बोला है। इतने में मेरा सारा काम हो जाएगा। अब तुमसे पैसे के लिए बकबक भी नहीं करना पड़ेगा। बस तुम यश का स्कूल फीस, बिजली बिल और घर का राशन के लिए पैसे दे देना। रागिणी बोलते तो है मगर शशांक पास होकर भी उसकी बात को नहीं सुन पाता है। उसके दिमाग में तो अभी भी सिर्फ माँ के कहे एक एक शब्द गूंज रहे थे। वह मन ही मन अपनी पत्नी पर गुस्सा तो बहुत कर रहा था मगर वह कुछ करने या बोलने की अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इधर ललिता घर से किसके पास जाएगी, कहाँ जाएगी, ये सब बिना कुछ सोचे ही बस मन में आया कि अब घर में नहीं रहना है तो निकल गई थी। मगर उसे अपने भगवान और खुद के कर्म पर विश्वास था।
वह अभी फ्लैट से निकलकर सोसाइटी के मुख्य दरवाजे की ओर जा रही थी कि एक तरफ से मेहरा जी अपनी पत्नी के साथ आ जाते हैं। वो भी ललिता के पति के साथ ही पहले काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो भी मॉडर्न सोसाइटी में एक फ्लैट खरीद लिया था। उनके घर में बस दोनों पति पत्नी थे। बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और वही अपने परिवार संग सेटल हो गया था। मेहरा जी ही अभी इस सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। दोनों परिवारों में पहले भी बहुत जमती थी और आज भी अच्छे संबंध थे। ललिता को सुबह सुबह अकेले बाहर जाते हुए देखकर मेहरा जी पूछ बैठते हैं, भाभी जी इतना सुबह सुबह अकेली कहाँ जा रही हो? शशांक घर पर नहीं है क्या? भाई साहब शशांक घर पर ही है, उसे बैंक आज जल्दी जाना था इसलिए मैं उसे नहीं बोली, बस मंदिर होकर आ रही हूँ। ललिता पूरी तरह सफ़ेद झूठ बोलती है। दीदी वैसे भी आजकल के संतान के पास अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए समय कहाँ है? मेहरा जी की पत्नी झट बोल पड़ती है, ठीक है भाई साहब मैं चलती हूँ, कहती हुई ललिता बाहर की ओर चल पड़ती है। मेहरा जी भी अपनी पत्नी के साथ अपने फ्लैट की ओर जो कि तीसरे फ्लोर पर था चल पड़ते हैं। उस दिन शशांक बिना कुछ खाए पिए ही अपनी माँ के जाने के कुछ ही देर के बाद बैंक में चला जाता है। पति के जाने के बाद रागिनी दिन में ही फ्रिज से बियर निकालकर पीती हुई तेज म्यूजिक बजाकर खुशी के मारे डांस करने लगती है। क्या सच में आज एक बहुरूपी स्त्री की इंसानियत इतनी गिर गई थी कि वह अपनी सास को घर से बाहर जाने को विवश कर देती है और इतना खुश भी थी। क्या उसे अपने बुढ़ापे का जरा भी ख्याल नहीं आया? उसे अपनी जवानी और रूप का इतना गुरूर था, वह सच जानकर भी उससे दूर भाग रही थी। सबको एक दिन बुजुर्ग होना ही होना है, फिर एक नारी के द्वारा ही एक दूसरी बुजुर्ग नारी को दुख देकर उसे इतनी खुशी क्यों हो रही थी? रागिनी नहा धोकर अभी मेकअप ही कर रही थी कि यश उस दिन भी नियत समय पर स्कूल से घर आ जाता है। वह दोपहर 1 बजे तक प्रतिदिन घर आ जाता है। घर में दादी को नहीं देखकर वह अपनी माँ से उसके बारे में पूछता है। माँ दादी घर में नहीं है, वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, डैडी आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेना, उन्हें पता है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। यश आगे कुछ पूछता उससे पहले ही रागिनी बोलती हुई किचन की ओर चली जाती है। यश दादी के कमरे जिसे वह अपना कमरा ही मानता था वहाँ पर चला जाता है। रागिनी अभी यश को खाना खाने के लिए दे देती है कि तभी डोरबेल बज उठती है। पता नहीं क्यों डोरबेल की आवाज़ सुनते ही रागिनी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। वह झट कर का दरवाज़ा खोलती है। सामने जीन्स टी शर्ट पहने हुए एक खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। मुझे दयाल ब्रोकर से आपका एड्रेस मिला है, शायद आपके यहाँ कोई रूम खाली है, मुझे रेंट पर चाहिए था। रागिनी को देखते ही वह लड़की बोल पड़ी, हाँ उसने मुझे तुम्हारे बारे में अभी कुछ देर पहले ही कॉल करके बताया था, तुम अंदर आ जाओ। रागिनी के साथ वह लड़की जिसका नाम मेघा था घर के अंदर आ जाती है। यश उस समय तक खाना खा लिया था। वह भी दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा नाम मेघा है ना? हाँ चलो मैं तुमको कमरा दिखा देती हूँ, कहते हुए रागिनी मेघा को लेकर कमरे की ओर चल देती है। रागिनी मेघा को अपनी सास वाला कमरा दिखाती है। उस कमरे में ही एक बाथरूम भी अटैच था। मेघा को कमरा पसंद आ जाता है। मेरा डांस ग्रुप है और मैं अपने ग्रुप की हेड हूँ, इससे आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने दयाल को रेंट 15,000 बोला था, मैं वो देने के लिए रेडी हूँ, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम आराम से रहो। पास में खड़ा यश दोनों की बात सुनकर इतना तो समझ गया था कि माँ दादी को रूम को रेंट पर लगा रही है, मगर वह मेघा के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेघा पूरे 1 साल का रेंट एडवांस में रागिनी को देकर एवं आज ही शाम तक रूम में शिफ्ट करने को बोलकर चली जाती है। मेघा के जाते ही यश अपनी माँ से पूछ बैठता है, माँ तुम दादी के रूम को रेंट पर क्यों लगा रहे हो? दादी कहाँ रहेंगी? तुम ज़्यादा सवाल मुझसे मत करो, जो भी पूछना है पापा से पूछ लेना। अभी तुम जाकर अपना सारा सामान मेरे रूम में रख लो। गार्ड अंकल को बोल दिया है कि वो आकर उस कमरे की सफाई करेगा। यश अपनी माँ से कुछ और पूछना तो चाहता था, लेकिन उसे गुस्से में देखकर मार खाने के डर से वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आज तो उसे मार खाने से बचाने वाली उसकी प्यारी दादी भी नहीं थी।
इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा।